हेलो, दिखाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को? हेलो। हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी, दिखा हूँ मैं आप लोगों को, सभी लोगों को। हेलो मयंक सिंह राजपूत, हेलो 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 आयुष, हेलो चौहान, हेलो आयुष चौहान। हेलो बेटा, नमस्ते 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 नमस्ते, क्या हाल चाल भाई सब लोगों के? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? चलिए, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है जी भैया, ठीक है, नमस्ते भैया, नमस्ते। ठीक है, हेलो हेलो। हेलो हर्षित, हेलो हेलो अमित यादव, हेलो। हेलो अमित कुमार यादव। हेलो बेटा सभी को। चलो जी, हेलो काश। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्ते, राम राम हो गया सबका। स्टार्ट कर दें? दिखाई पड़ रहा हूँ मैं आप लोगों को? गुड इवनिंग राजनंदिनी, हेलो। चलो ठीक है। एवरीथिंग ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में बात लेकर चलूँ तो आपको एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो हम चीज़ करने जा रहे हैं, ये बहुत आसान सी है जिसको हम कर रहे हैं। आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का कुछ पोर्शन रह गया है, क्योंकि कल मैंने पूरा जो क्लास थी एक आपकी प्रैक्टिस में ही निकाल दी। और मेरे को लगा था सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड थी। आज हम उसके थ्योरी का थोड़ा सा और आगे पार्ट पढ़ेंगे, और थ्योरी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर? मुझे आपसे बात करनी है, कल आप संडे है। मना नहीं यार, एलटी बॉय, मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ये समझ के चलिए रोज रात 9:30 बजे फ्री होता हूँ। अगर आप कल भी मुझे कॉल करते हैं तो एक काम करिएगा, 11 बजे के बाद में ही कॉल करिएगा, 11 बजे से पहले मेरी क्लासेस हैं सुबह मॉर्निंग में। ठीक है। बट प्लीज़ बताइए, टेस्ट कब होगी? टेस्ट होगी कल या परसों रखेंगे टेस्ट, मंडे से हो सकता है स्टार्टिंग कर दें। लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऑडियंस वीडियो क्लियर है? ठीक है। राम राम जी, बैकलॉग कंप्लीट हो गया? अरे क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए सुधाकर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। ठीक है, तो कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा रहा था कॉलिजन वाला टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं। और आपने मुझसे कहा था कि जब टक्कर होती है तो टक्कर तीन तरह की होती है। एक को आपने कहा था परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। दूसरी टक्कर आपने कही थी इनलास्टिक कॉलिजन, यानी अप्रत्यास्थ टक्कर। और तीसरी टक्कर आपने कही थी परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन, यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये तीन तरह की टक्कर आपने पढ़ी थी। आपको ये भी याद होगा कि किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की हानि होती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, वगैरह वगैरह, आपने काफी सारी बातें पढ़ी थी। मैं उन सब चीजों पे नहीं लेकर आ रहा, लेकिन आप लोगों को करवा के चलूंगा। हाँ जी, यूट्यूब यूट्यूब पे ही होगा, हाँ यूट्यूब पे होगा टेस्ट। ठीक है, बाकी साथ साथ में क्लास लेते रहा करो, जैसे मैंने कल प्रैक्टिस करा दी, तो मैं हर चैप्टर में आपका एक एक दिन ना, मतलब एक एक पूरा दिन ना आपकी प्रैक्टिस के लिए रख लिया करूंगा हर चैप्टर के अंदर। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे चैप्टर्स के, उन टॉपिक पे क्वेश्चन। ठीक है एलटी बॉय, 11 बजे के बाद फोन कर लेना। कल का पीएनजी दे दीजिए भाई, कल की पीडीएफ तो मिल गई होगी मेरे को जहाँ तक। मैंने तो साथ में ही साथ दे देता हूँ, है ना। पीडीएफ मैंने तो दे दी थी, बट हो सकता है अपलोड ना हुई हो, तो बोल दूंगा कौन से चैप्टर का। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। चैनल नेम ट्रिपलिंग फिजिक्स। ट्रिपलिंग फिजिक्स पर चैनल नेम ट्रिपलिंग फिजिक्स है। ठीक है। टेस्ट करेंगे, हाँ। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है, हम जिसकी बात करके चल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करें कि क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है। नहीं बेटा, मेरे एप्लीकेशन पे नहीं होगा टेस्ट। टेस्ट जो होगा आपका एप्लीकेशन पे भी हुआ करेगा, है ना। नीरज से करवाएंगे आपको एप्लीकेशन पे भी टेस्ट, और बाकी तो टेस्ट होता ही रहेगा। बट मैं तो यूट्यूब की क्लास की बात कर रहा था। यूट्यूब पे एक सेशन लगाऊंगा आप लोग के, मोशन इन वन डायमेंशन, यानी एक विमी गति, जो हमारे चैप्टर हो चुका है, और लॉज ऑफ मोशन हो चुका है, उन दोनों की मुझे प्रैक्टिस करानी है अभी। वर्क एनर्जी पावर आज कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी भी प्रैक्टिस करानी है। तो 3 चैप्टर हो जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस करानी है अभी मुझे आपको। तो वो सब चीज़ें भी करते चलेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स स्टार्ट कीजिएगा यार। देखो, नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स स्टार्ट तो करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी कहीं पे भी स्टार्ट कर दें, फिर मर्ज हो जाएंगी, फिर आपको जब दोबारा से लेकर आऊँगा फिर मोशन वाला चैप्टर फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो, 1-2 चैप्टर और हैं, इसके बाद सीधे सीधे ऑप्टिक्स कर लेना, आपकी मर्जी है ना। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि 12th क्लास भी साथ साथ में स्टार्ट कर दूँ, तो देखो कि क्या है क्या नहीं है। कोई भी बुक ले लो यार, जो आपको बुक मिलती है, चाहे दिशा पब्लिकेशन ले लो, अरिहंत की ले लो, या आपको कोई बुक मिलती है तो वो ले लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में सेम होते हैं यार। प्रीवियस ईयर में कोई खास बुक की चॉइस नहीं होती है। तो कैरेबल पे नहीं होती क्या? कैरेबल पे भी होती है, कैरेबल पे भी होती है। ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। बस बस बातें बहुत हो गई हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम हो रहा है यार, मेरे को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाना है। चलिए नोट की बात करते हैं, एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखते हैं बच्चों। एक पहली बात, हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, उसी में से पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट की बात लेकर चलते हैं। तो हाइट आफ्टर एन जंप। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराते हैं, और मैंने आपसे कहा कि भाई साहब वो 100 बार उछल जाती है, हाइट आफ्टर एन जंप्स, आफ्टर एन जंप्स, हिंदी में बात लेकर चलूं तो एन उछलन बाद ऊंचाई, उछलन बाद ऊंचाई, एन उछलन बाद ऊंचाई। तो जब एन बार उछल जाएगी, एन बार उछलने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से आपने कोई नीचे चीज गिराई, फिर एक बार उछली, फिर 2 बार उछली, फिर 3 बार उछली, फिर 4 बार उछली, फिर 5 बार उछली, फिर 6 बार, ऐसे उछलती चली गई। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताओ कि एन जंप बाद ऊंचाई क्या रहेगी। जैसे बास्केटबॉल है, या बास्केटबॉल हमने ऊपर से नीचे घड 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 घड, तो मुझे ये बताओ 100वां जो जंप होगा, जो 100th जंप होगा, उसके बाद ऊंचाई क्या होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी भी चीज को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो आखिर एन जंप बाद, यानी एन उछलन बाद ऊंचाई कितनी बचती है। और अगर इसको लिखना चाहते हैं कि एन जंप बाद ऊंचाई कितनी होगी, तो उसको लिखने का फॉर्मूला आप लिखते हैं एच एन बराबर होता है, एच एन बराबर होता है, यानी हाइट आफ्टर एन जंप का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर 2 इंटू एन, इंटू में होता है कैपिटल एच, ई इंटू टू एन, इंटू में होता है कैपिटल एच। ये ऊंचाई होती है। ई एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसको यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यावस्थन गुणांक कहा जाता है। इसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यावस्थन गुणांक कहा जाता है, इसे प्रत्यावस्थन गुणांक कहा जाता है। बच्चों
याद करो लास्ट में मैंने आपको बता भी रखा है, एच मतलब उछलन, कैपिटल एच मतलब वास्तविक ऊंचाई, और इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है जी भैया, क्या कह रहे हैं, 11th की एनसीईआरटी बेस्ड लाल की बुक कर सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ सर्वर में इशू हो इसलिए वीडियो डाउनलोड ना हो रहा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो यार दिशा पब्लिकेशन बेटर है ना? ठीक है, दिशा पब्लिकेशन मेरे हिसाब से बेटर है, बट ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रैक्टिस कब करवाओगे? प्रैक्टिस मैंने कल भी करवाई थी प्रैक्टिस, और कल के दिन भी पूरा प्रैक्टिस के लिए गया था। और प्रैक्टिस अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, राजा हो सकता है तुम लेट ही आए हो मेरे ख्याल से। मैं अब आपके लिए दोबारा से बता देता हूँ एक और बार, कल फिर प्रैक्टिस होगी यार। कल का पूरा दिन भी हमने प्रैक्टिस के लिए लिया था, कल की क्लास भी पूरी तरीके से क्वेश्चन बेस्ड थी। चलिए ठीक है, तो अगर मैं बात लेकर चलूँ सेकंड बात, ठीक है जी, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर एन जंप्स, एन उछलन में टोटल टाइम कितना लगेगा? एन उछलन में टोटल टाइम कितना लगेगा? हमने कहा कितना टाइम लगेगा अगर एन बार, हमने कहा 100 जंप हो गए, बताओ कितना टाइम लगा? आपने कहा टोटल टाइम निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला होगा टी एन बराबर ई टू द पावर एन इंटू में कैपिटल टी। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एन उछलन बाद कितना होगा, जहां पर टी की वैल्यू की बात लेकर चलें तो टी बराबर होता है अंडर रूट का 2h/g। एक फॉर्मूला और याद रखें, ये फॉर्मूले आप बोले कि सर कब काम आएंगे, मैं आपको बता दूं आपके पेपर में हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, मॉक टेस्ट में आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनडीए की बात लेकर चलूं तो एनडीए के पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो एनडीए के लिए डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ बातें बता के चल रहा हूं जिनके लिए डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में हमारे में दे रखे हैं, पर हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली चीजों को लिखते हैं, ठीक है ना? तीसरा एक पॉइंट, वेलोसिटी आफ्टर एन जंप, एन उछलन बाद वेग, एन उछलन बाद वेग कितना होगा? अगर बात लेकर चलूं तो एन उछलन बाद वेग होगा ई टू दी पावर एन इंटू में वी। और इस तरीके से आप तीन बातें पढ़ सकते हो, इनको आप डायरेक्ट याद रखो। इन लोगों की दो बात लेकर चलें तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट इतनी सी ही है, ठीक है जी, लिख लिया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है जी, हाँ जी। प्रिंस यादव देख लो यार, आप फॉर्म भर सकते हो तो भर देना, ठीक है। ट्रिपलिंग फिजिक्स है, शिवांगी प्रजापति। चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर चौथा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर एन जंप्स, आफ्टर एन जंप्स, आफ्टर एन जंप्स। हिंदी में बात लेकर चलूं तो एन उछलन बाद, एन उछलन बाद, एन उछलन बाद कुल तय दूरी, कुल तय दूरी, तो कुल कितना तय दूरी होगी? तो टी की बात लेकर चलूं तो इस वाले को आप ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एस बराबर होता है कैपिटल एच इंटू में 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये एनडीए की बुक पाथफाइंडर में क्वेश्चन डाल रखा है, ये वाला क्वेश्चन एनडीए पाथफाइंडर में डाला गया है, एनडीए पाथफाइंडर की बुक में है, एनडीए पाथफाइंडर में। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, ठीक है जी, एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। टाइम टेकन, टाइम टेकन टू स्टॉप। तो अब आपसे बोले कि भैया जी कितने देर बाद आपने बॉल ऊपर से नीचे गिराई है, बताओ कितनी देर बाद बॉल रुक जाएगी? टाइम टेकन टू स्टॉप यानी रुकने में लगने वाला समय, रुकने में लगने वाला समय, लगने वाला समय कितना होगा अगर निकालना चाहते हैं? तो टोटल जो टाइम होगा दैट इज इक्वल टू टी इंटू इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। और इतना टाइम लगेगा आपको टोटल टाइम, जिसमें से टी की वैल्यू जो होती है वो हमने अभी भी लिखी थी, दोबारा लिख देता हूं, 2h/g के बराबर होगी। इस तरीके से आप कुल मिला के छोटे मोटे क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कुल मिला के 5 पॉइंट हैं जिनके आपके बुक्स वगैरह में क्वेश्चन हैं, और आपके पेपर में हो सकता है कि डायरेक्टली ही पूछा जाए, डायरेक्टली ही पूछा जाए। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं आप चलता हूँ आगे की ओर, ठीक है जी, आगे की ओर बोलिए भाई जी। बोलो भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पूछ लेना, कुछ बात पूछनी हो तो। नेक्स्ट चीज, एक एनडीए की ही बुक में एक क्वेश्चन और डाल रखा था, और जो मैं चाहता था कि आप लोग करते चलो, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, वर्क डन, वर्क डन इन पुलिंग अ चेन। ये कॉन्सेप्ट भी एनडीए वाली किताब में ही दे रखा है, पुलिंग अ चेन। देखो, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स जानता हूँ आप लोग की डिफेंस के रिलेटेड। एनडीए की बुक्स में मैंने जितनी भी बुक्स आप लोग की पढ़ी हैं, एनडीए की बुक्स जितनी भी बुक्स मार्केट में आती हैं, सभी बुक्स के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट
ये समझ के चलिए कि मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन जानता हूं कि कौन से टाइप का क्वेश्चन किस बुक में दिया गया है। जो भी एनडीए की जितनी भी बुक मार्केट में आती हैं, मैं सभी बुक्स के, जितनी भी मार्केट में बुक्स आ रही हैं, सभी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करते चल रहा हूं। आप जब भी अपनी तैयारी करोगे तो आप इस बात को ध्यान रखोगे कि जब भी मॉक टेस्ट करने बैठो तो आपको मेरे क्वेश्चन बार बार जरूर टकराएंगे। आपकी तैयारी तभी बेहतरीन होगी जब आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। इसलिए हर तरह का क्वेश्चन आप करके चलिएगा मेरे हिसाब से। देखो, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता हूं, मैं अपना पर्सनल जरूर बोल सकता हूं कि भाई एक एक क्वेश्चन आपके सामने से होकर गुजरना चाहिए, चाहे वो किसी भी किताब में हो, चाहे एनडी के किसी भी पेपर में आया हो, किसी भी पिछले 21 साल के पेपर में कहीं पर भी आया हो, वो क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। कुल मिला के मेरा इतना आग्रह है, और ये तभी हो पाएगा जब आप ध्यान से देखोगे कि क्या कह रहा हूं। ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में डाला गया है, सुनिएगा। ये क्वेश्चन किस तरह का है। एक चेन को टेबल पर खींचने में किया गया कार्य, टेबल पे खींचने में किया गया कार्य। मान लो अब टेबल है, इस टेबल पे मान लेते हैं बेटा जंजीर है। जंजीर समझते, चेन है। ये चेन है, हाँ जी। अब ये कह रहा है कि इस चेन को खींचने में कितना ज्यादा कार्य किया जाएगा, मतलब इस चेन को हम चाहते हैं कि ऊपर की तरफ खींचें तो कितना कार्य। बेटा अभी शिवांगी बताया, ट्रिपलिंग फिजिक्स। कौन सी बुक लो? अरियंत भी ले सकते हैं, दिशा भी ले सकते हैं, दोनों ही ठीक किताबें हैं। ज्यादा अच्छा होगा नोट्स पढ़ें, नोट से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा बुक में, मैं इतना भी जरूर कह सकता हूं। आप कोई भी थ्योरी पढ़ लें, नोट से बेहतरीन कोई किताब नहीं है अभी हाल फिलहाल में। वर्क डन पुलिंग अ चेन, ये आपको रियलाइज हो जाएगा जब आप सिलेबस कर लोगे। चलिए, तो हमें बताना है कि भैया जी कितना कार्य होगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई चीज नीचे से ऊपर लेकर गया तो कितना कार्य किया गया, मुझे सोच समझ के बताना। अगर मैंने किसी चीज को जमीन से छत पर ले गया तो कितना कार्य किया, वर्क डन कितना होगा, वर्क कितना होगा। अगर मैं किसी चीज को जमीन से छत पे ले जाता हूं, जमीन से किसी ऊंचाई पे ले जाता हूं, जमीन से किसी ऊंचाई पे ले जाता हूं, जमीन से किसी, अगर किसी की हाइट बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो कार्य किसके बराबर होगा, वर्क किसके बराबर होगा। याद करो, मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया है वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट, कार्य ऊर्जा प्रमेय समझाया था। और मैंने आपसे कहा था वर्क निकालना चाहते हो तो सोचो कौन सी एनर्जी बदली, कौन सी एनर्जी में चेंज हुआ। और बेटा जब नीचे से ऊपर ले जा रहे हो तो कौन सी एनर्जी बदल रही है, पोटेंशियल स्थैतिक। तो सीधी सी बात है, कार्य किसके बराबर होगा, एमजीएच के बराबर होगा। भाई इसमें क्या दिक्कत वाली बात है मेरे भाई, एमजीएच बराबर होगा ना मेरे भाई। जमीन से छत पे ले जाओगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी तो करवाए आप लोगों को, भूल गए क्या बेटे। भाई जमीन से आप कोई चीज छत पे ले जाओगे तो कौन सी एनर्जी में चेंज हो रहा है, स्थैतिक ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में। और वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। मेरे हिसाब से आप नहीं भूले हो, बाकी आप जानो आपका काम जाने। मैं अपने हिसाब से बता सकता हूं कि वर्क डन होता था एमजीएच के बराबर। और मेरे भाई आप कितनी इस वाली चीज को थोड़ी ना ले जा रहे हो ऊपर, आप इस वाली चीज को ले जा रहे हो ना, इस वाली चीज को, इतने हिस्से को आपको ऊपर खींचना है। तो वर्क डन होगा इसके एम के बराबर, यानी इसके एम डैश के बराबर, एम डैश के बराबर। जी तो सेम ही होता है, और एच डैश के बराबर। मेरे भाई मुझे बताओ, ये जो एच डैश है इसके बराबर ही तो होगा मेरे भाई। मेरी इसी बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे। सुनना मेरी बात को बेटा, अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं तो W बराबर फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है एम डैश इंटू में जी इंटू में एच डैश, एम डैश इंटू में जी इंटू एच डैश। मैं आपको सबका मतलब बताता हूं क्या। एम डैश कितना होगा, अगर टोटल मास एम है, अगर मैं ये कहूं आपसे कि टोटल मास कितना है, एम है, टोटल मास अगर एम है, कुल द्रव्यमान अगर एम है, कुल द्रव्यमान एम है, और मैं आपसे कहता हूं कि एन मतलब गुना, कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपसे कहता हूं कि भाई जो एम डैश है ना, ये जो इतने का द्रव्यमान है, ये कितना है, टोटल द्रव्यमान का हम बोल देते हैं एम बाय एन है। क्यों है, मैं आपको समझाता हूं क्यों है, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दोबारा समझाता हूं। आप ये समझना, मैं मान लेता हूं टोटल लंबाई, कुल लंबाई कितनी, एल है। अगर कुल लंबाई एल है और मैं इस लंबाई को एल बाय एन कह देता हूं। एल बाय एन क्यों कहा, एन मतलब है, एल बाय एन कहने का मतलब है, एन मतलब गुना, कितने मतलब, हमने कहा कि आधा है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमने कहा 1/4 लटका है तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एल बाय एन बता रहा है कि कुल का कितना हिस्सा लटक रहा है। 1/2 हिस्सा लटक रहा है तो एल बाय 2, 1/3 है तो एल बाय 3, एल बाय 4, एल बाय 5, एल बाय 6। तो हम ये बता के चल रहे हैं कि एल बला एन हिस्सा लटक रहा है मेरे भाई। अगर एल बाय एन हिस्सा लटक रहा है, अगर एल बाय एन हिस्सा लटक रहा है, तो मुझे ये बताना इसका द्रव्यमान, अगर टोटल द्रव्यमान एम था और एक बराबर था पूरे में, तो क्या इसका द्रव्यमान एम बाय एन होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका मास यानी इसका द्रव्यमान एम बाय एन होगा। सोचो दोबारा से क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर कुल लंबाई एल थी और मैं कहता हूं एल बाय एन हिस्सा लटक रहा है, अगर एल बाय एन हिस्सा लटक रहा है, L/2 हो सकता है, L/3 हो सकता है, L/4 हो सकता है, L/5 हो सकता है, यानी कुल लंबाई का कुछ भाग लटक रहा है, तो जितना लंबाई कम होगी उतना मास कम होगा। सीधी सी बात है भाई, क्या दिमाग लगाने वाली बात है। पूरी रस्सी 100 मीटर की थी,
100 किलोग्राम की, तो 50 मीटर कितनी होगी, 50 किलोग्राम की। वैसे ही अगर लंबाई L बाय एन हो गई तो द्रव्यमान भी M बाय एन हो जाएगा, मास भी कितना हो जाएगा, M बाय एन हो जाएगा। तो इस पूरे का मास हो गया M बाय एन। चलिए जी, बात ठीक है जी, ये होता है M बाय एन हो गया, ये हो गया M बाय एन, जी तो बदलता नहीं है, H। पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वाले फॉर्मूले में H हमेशा सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र की होती है। ये आपको द्रव्यमान केंद्र की होती है, एनडीए के सभी बुक्स में ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला एच हमेशा सेंटर ऑफ मास का होता है, मेरी बात को समझना। अच्छा मैं बात बताऊं कि भैया जी मेरे पोटेंशियल जी क्या है, तो एच कितना होगा, एच कितना होगा बेटा, हाइट किसकी, क्या मेरी हाइट नपेगी, क्या हाइट मतलब सेंटर मास की हाइट, द्रव्यमान केंद्र की हाइट। मेरे कहने का मकसद समझो, जो एच लिखा गया है ना बेटा, जो एच लिखा जा रहा है इस फॉर्मूले में, ये एच सेंटर ऑफ मास की है और द्रव्यमान केंद्र इसका बीच में होगा। और द्रव्यमान केंद्र अगर बीच में होगा मेरे भाई, तो द्रव्यमान केंद्र मेरा बीच में होगा और द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये होगी L/2n। मुझे बताओ क्या आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया? बाकी आपने जिंदगी भर रट्टा तो मारा ही है, खैर तो आप ये समझ के चलिएगा मेरे भाई। मुझे ये बताओ कि ये जो लंबाई है ऊपर की साइड, क्या ये लंबाई, ये जो द्रव्यमान केंद्र की लंबाई है, क्या ये द्रव्यमान केंद्र की लंबाई आधी नहीं होगी, L/2n नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात होगी भाई, आधी तो अगर एक जैसी वस्तु होती है, एक जैसी बॉडी होती है, तो बीच में ही तो होता है सेंटर मास। तो भैया अगर लंबाई L/n थी तो इसका आधा, L/n का आधा कितना होगा, L/2n। तो इसका हाइट कितनी होगी, L/2n। तो आपने कहा सर जी कितना होगा, L/2n होगा। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये निकलेगा mgl अपॉन में 2n इंटू स्क्वायर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वो भैया जी इसी चीज को याद रख लेते हैं, याद करके आते हैं, कॉन्सेप्ट रट्टा ही मार लेते हैं। मुझे रट्टा मारने में तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर बताना पड़ते हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट जरूर सीखो कि आखिर ऐसा हुआ कैसे है, ये बात आप जरूर सीखो। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे वर्क डन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होगा mgl/2n स्क्वायर, mgl/2n स्क्वायर, mgl/2n स्क्वायर, mgl/2n स्क्वायर, mgl/2n स्क्वायर। आज के बाद रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट समझाया मैंने कि ऐसा क्यों हुआ है और इसका फॉर्मूला mgl/2 स्क्वायर क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं लिखा गया है। बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा हमने क्यों लिखा है मेरे भाई। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है। हाँ जी एलटी बॉय, बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अगला क्या है, रुकने में तय की गई दूरी। एनडीए में ये सवाल जिसका मैं टॉपिक करा रहा हूं, आप ये समझ लो एनडीए के अंदर ये सवाल कम से कम नहीं तो 10 बार पूछा गया होगा, 10 बार पूछा गया होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन करा रहा हूं, ये एनडीए में 10 बार आया है अलग अलग जगह पर। मैं आपको याद भी दिला दूंगा, आप लोगों को याद भी आ जाएगा। और मॉक टेस्ट जब कराऊंगा प्रीवियस ईयर तो भी आप इस बात को देखोगे। तो क्या हर बार ऐसा होगा कि जब वो कम होगा मास भी कम होगा? ऑब्वियस सी बात है एलटी बॉय, जितना लंबाई कम होगी उतना मास भी कम होगा। अगला है स्टॉपिंग डिस्टेंस, रुकने में तय की गई दूरी, रुकने में तय की गई दूरी, रुकने में तय की गई दूरी, गई दूरी, रुकने में तय की गई दूरी, रुकने में तय की गई दूरी। तो रुकने में कितना तैयारी, अभी मैं एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लीजिएगा। एनडीए में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, मल्टीपल टाइम्स आया है। सर तो मून पर जाएंगे तो वेट कम होगा, लेकिन मास उस टाइम बेटा मास सेम रहता है बेटा एलटी बॉय। ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप बस इतना समझ लो मास सेम रहता है। चलो भैया जी, तो एक कार है, मर्सिडीज है। हम जानना चाहते हैं मर्सिडीज कितना दूर जाके रुक जाएगी। ये जो मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं बेटा चोरी की, ये मर्सिडीज कितना दूर जाके रुक जाएगी? मान लो कि मर्सिडीज भाई एस दूरी जाके रुक जाती है, कितना एस दूरी, ये आप निकालना चाहते हो, यहां जाके रुक जाती है, मानते हैं यहां रुक जाती है। हम जानना चाहते हैं कि ये कितनी दूर बाद रुक जाएगी, कितनी दूर रुक जाएगी। कल भी क्लास चलेगी? नहीं भैया कल क्लास नहीं चलेगा, एक दिन का हमें भी समय दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ आजकल कि क्लासेस इतनी ज़्यादा है ना, मैं तुम्हें सही बताऊँ, तुम लोग को तो बात बताता नहीं हूँ, बट आप ये समझ के चलो मेरी क्लासेस रोजाना सुबह 8 बजे स्टार्ट होकर रोज 7:30 खत्म होती हैं। और मुश्किल से हो सकता है आधा घंटा मुझे मिल जाए, ठीक है? ठीक है, ठीक है भैया जी, हाँ जी गलत बात है तो ठीक है, लूना ले लीजिए, है ना? अगर आपको लूना से इतना ही प्यार है तो हम तो कहेंगे आपको शादी में भी लूना ही मिले, ठीक है जी। वैसे दहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात है और ये क्राइम है ना, ऐसा काम ना कीजिएगा। तो हमारे यहाँ ऐसी डीसीएम लोडिंग गाड़ी, अरे तुम्हारे बेटे हिमांशु शर्मा तुम कौन सा दुबई में रहते हुए, ऐसी गाड़ी तो वो भी आती है ना, वेल फायर करके आजकल आने वाली है, आने लगी है ना वेल फायर करके, जिसमें रणवीर कपूर और ऐश्वर्या राय वगैरह चढ़ के घूमती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, है ना? ऐश्वर्या राय वगैरह घूमती है ना उसमें, एक वेल फायर करके, वो भी तो मान सकते थे आप। अरे क्या ही तुम लोडिंग, तुम इको समझ रहे हो क्या इसको?
तो भैया जी हमसे बोला गया कितना दूर जाके रुकेगी, चलो हम बताते हैं दूर जाके कितनी रुकेगी। डब्ल्यू बराबर बेटा फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, जानते हो। अगर एस निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एफ, बिल्कुल सही बात है। और बेटा वर्क डन, कार्य किसके बराबर होता है, एनर्जी चेंज यानी ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। जब कोई चीज रोड पर चलती है तो कौन सी एनर्जी आती है, उसके अंदर एनर्जी आती है 1/2 mu स्क्वायर। और भैया जी रुकने में कितना दूरी तय होगी उसका फॉर्मूला आपने लिखा, रुकने में तय दूरी का फॉर्मूला है एस बराबर 1/2 इंटू में एस बराबर काइनेटिक एनर्जी बटा में फोर्स। हिंदी वालों के लिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बटा में बल। और बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 1/2 इंटू mu स्क्वायर बटा में लिखेंगे फोर्स। और ये इसका फॉर्मूला होता है। आज के बाद ये फॉर्मूला रट्टा मार लें, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, मल्टीपल चांस आया है इसलिए याद भी रखें। मैं इसी क्वेश्चन में भी आपको घुमा दूंगा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका होगा, मेरी बात को ध्यान से सुन के चलिएगा, समझते चलिएगा। तो रुकने में कितना दूरी तय होगी उसका कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से बता के चलते हैं, इस तरीके से बता के चलते हैं मेरे भाई। मेरी बात को अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा, इतनी बात समझ के चलो। चलिए, तो रुकने में कितना दूरी तय होगी तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, 1/2 अपॉन में एफ। इसकी बात लेकर चलो तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फोर्स कहते हैं या ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं, जितने से आपने बल लगाया है ब्रेकिंग फोर्स कहकर चलते हैं। ब्रेकिंग फोर्स का मतलब है ब्रेक लगाने वाला बल, ब्रेक वाला बल। और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ब्रेक वाला बल हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से लिखता हूँ। और यू तो हम जानते हैं, यू इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक, क्या आपसे देखूं कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आइए जरा एक क्वेश्चन की करते हैं, दो बढ़िया से क्वेश्चन कराता हूं इस टॉपिक पर, दो बढ़िया से क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं। जरा मुझे बताना दोनों के आंसर कितने होंगे कितने नहीं होंगे। दोनों ही एनडी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका आंसर कितना होगा। सोचना समझना, जल्दबाजी मत करना और मुझे उत्तर बताना कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अ कार एंड ट्रक are moving with same velocity applies equal brake which will stop first। अगर किसी ने एनडी के प्रेस में ही देखा हुआ which will stop first। क्वेश्चन है, एक कार और ट्रक एक समान चाल से चलते हुए एक समान ब्रेक बल लगाते हैं, पहले कौन रुक जाएगा, पहले कौन रुकेगा, पहले कौन रुकेगा। आपको बताना है कि पहले कौन रुकेगा और पहले कौन नहीं रुकेगा, ये आपको मुझे बताकर चलना है। जरा आपका दिमाग देखें कि भैया जी ट्रक रुकेगा कि कार रुकेगी, ये आपको मुझे बताकर चलना है कि पहले कौन रुकेगा। जरा आपके दिमाग को देखें कि आपने आज तक क्या किया है, मुझे बताना है कि अब कौन रुकेगा। एक और क्वेश्चन है सेम, चलिए भैया क्या लगता है आपको पहले कौन रुकेगा, देखें जरा आप कितना दिमाग है। क्या लगता है ट्रक रुकेगा कि पहले कार रुकेगी मेरे भाई, ट्रक रुकेगा, अच्छा जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्रक पहले रुकेगा, चलिए जी बहुत बढ़िया।
पहले में कार दूसरे में ट्रक। अरे यार तुम भी बिल्कुल ही दिल्ली जीत लोगे क्या बेटे? बिल्कुल ही दिल्ली जीत के मानोगे क्या? कार। चलिए भैया जी, आप पता नहीं कैसी तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ के आए हो 9 10th 11 12th में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखिए, दिमाग लगाइए। चलिए सुनिए मेरी बात, उत्तर क्या होगा। मेरे भाई बात को समझो। रुकने में तय की गई दूरी का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 इंटू में एम यू इंटू स्क्वायर अपॉन में क्या होता है? फोर्स होता है। मेरी बात समझना क्या है? 1/2 एम यू स्क्वायर बाय फोर्स। ठीक है जी। देखो आप सब लोग, भैया जी क्वेश्चन में फोर्स यानी बल का मान क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है। भाई इतनी बात तो समझते हो कि क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया है, बिल्कुल सही बात है। और क्या कांस्टेंट दिया है? और क्या चीज नहीं दी है? और क्या चीज कांस्टेंट दी है मेरे भाई? और क्या चीज कांस्टेंट दिया है? अब दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है सेम वेलोसिटी, यानी u का मान क्या है? u का मान क्या दिया गया बेटा? कांस्टेंट दिया गया। मतलब u क्या दिया गया बेटा? कांस्टेंट दिया गया। मतलब बेटा u क्या दिया गया है? कांस्टेंट दिया गया। ये पूरा भी क्या दिया गया? कांस्टेंट दिया गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। भैया एफ भी नहीं बदल रहा और यू भी नहीं, भाई एफ भी नहीं बदल रहा और यू भी, एफ भी नहीं बदल रहा और यू भी नहीं बदल, भाई दोनों नहीं बदल रहे ना तो एफ बदल रहा ना यू बदल रहा। और जब दोनों नहीं बदल रहे तो रुकने में तय की गई दूरी किस पे निर्भर कर रही है? यहाँ पे मास तो बदल रहा है, मास पे तो निर्भर कर रही है ना भाई। एस जो है वो यहाँ पर एम पे तो डिपेंड कर रहा है ना। बस यही दोनों जो नहीं बदल रहे उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो कॉन्स्टेंट है। वो तो नंबर समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सीधी सी बात है। तो भाई एक बात समझना, तो भाई यू और एफ तो नहीं बदल रहे, एस की बात लेकर चलो तो एस एम पर होगा। भैया 12 की स्पेलिंग क्या होती है यार? जरा बताना 12 की स्पेलिंग। अच्छा ठीक है, कार और ट्रक बहुत सेम। ठीक है भैया। तो भैया जी अब की बार जो एस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एस भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी बची? एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो इस क्वेश्चन में बचा कि एस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और मेरे भाई हमें पता है ट्रक का मास ज्यादा होता है कार के मास से। तो भैया जी सीधी सी बात है, जिसका मास ज्यादा उसकी दूरी भी ज्यादा, तो ट्रक ज्यादा दूरी पर रुकेगा और कार क्या जाके कम दूरी पर रुकेगी। यानी कौन पहले रुकेगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कार पहले रुकेगी। क्या क्वेश्चन में रुकेगी? कार पहले रुकेगी। और 12th की स्पेलिंग? अच्छा जी ठीक है, और 12th की बताओगे? चलिए ठीक है। ठीक है शिवम, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं तुम क्या पूछ बता रहे। ठीक है जी भैया, तो इसका आंसर कितना निकलेगा? इस तरीके से है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है भैया, जिसने बताया था भैया जी कार पहले होगा, दूसरे का नहीं बताया फिर आपने। ये तो तुक्का भी हो सकता था भाई। रुकने में अब की बार फॉर्मूला कितना है? फिर से फॉर्मूला तो एक ही है, 1/2 इंटू एम यू स्क्वायर अपॉन में एफ। मेरे भाई अब की बार क्वेश्चन में क्या कॉन्स्टेंट दिया? भाई क्या कॉन्स्टेंट में दिया है? क्या कॉन्स्टेंट दिया है इस बात पर निर्भर करता है मेरे भाई। क्या कॉन्स्टेंट दे रखा है, क्या नियत दे रखा है उस बात पर निर्भर करता है। क्या कॉन्स्टेंट दे रखा है मेरे भाई? यहां पर एफ का मान नहीं बदल रहा तो एफ कॉन्स्टेंट है। और मेरे भाई यहां पर 1/2 पूरा एम यू स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है। अरे भाई अनपढ़ अंगूठा छाप लंगड़े तो है नहीं हम, हमें पता है 1/2 एम यू स्क्वायर, या पूरा का पूरा भी तो कांस्टेंट होगा। पूरा का पूरा भी तो कांस्टेंट होगा। यहां पूरी काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा दे रखा है कांस्टेंट। मेरे भाई जब पूरा नहीं बदल रहा, नीचे नहीं बदल रहा, ऊपर नहीं बदल रहा, तो क्या दूरी किसी चीज पर निर्भर कर रही है? अब तो कुछ है नहीं, ऊपर नीचे तो नंबर है, नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भाई अब की बार एस की मान किसी पे निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब अब की बार एस डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन मास, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन मास, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। और मेरे भाई अगर ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तो भैया जी एस को अब कोई मतलब नहीं है एम से। एस को अब कोई मतलब नहीं है एम से, तो मैं एम के ऊपर जीरो लगा देता हूं। जीरो मतलब नंबर, मतलब कोई निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब दोनों के दोनों एक ही बराबर दूरी पर रुकेंगे। बोथ विल स्टॉप एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस। तो मेरे भाई इक्वल डिस्टेंस, एनडी के पेपर में जब ये पूछा था तो बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत लगा के आ गए थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि नहीं भैया कार पहले रुक जाए। अरे भाई दिमाग लगाओ, क्या कांस्टेंट दे रखा है, क्या द्रव्यमान दे रखा है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी भैया, अनुष्का क्या कह रही हो? सर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है फिर भी तो मास। अरे भैया जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ भी आए, मेरी बात समझना, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ भी आए, जब पूरा ही नहीं बदल रहा तो एक अकेला अंदर का कैसे बदल जाएगा? मेरी बात को समझो बेटा अनुष्का, जब पूरा 1/2 एम यू स्क्वायर मैंने बोला 50 जूल है, तो बेटा एम पे निर्भर कैसे हो गया? वो नंबर हो गया ना बेटा। आप कार के लिए रखोगे तो कार के लिए ये वाला नंबर और ये वाला दोनों कांस्टेंट होंगे ना भाई। दोनों की ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज दोनों की कांस्टेंट है। जब ऊपर नीचे दोनों का कांस्टेंट है तो एस की वैल्यू दोनों के लिए सेम नहीं होगी। कार के लिए भी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी भी 10 फोर्स, ट्रक के लिए भी 10 जूल 10। जब दोनों 10-10 हैं तो भैया चेंज कैसे हो जाएंगे? अपना दिमाग लगाओ ना भैया जी। उसके अंदर एम आता है, ये बात सही है, एम आता है, लेकिन एम पे डिपेंड नहीं कर रहा, एम पे निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि एम
जो है एम बी स्क्वायर पूरा मिला के कांस्टेंट है, पूरा नियत है। ये कैसे बना कांस्टेंट? क्योंकि अगर आप एम बढ़ाओगे तो वी कम हो गया होगा, इसी कारण से पूरी चीज कांस्टेंट होगी। कौन सी चीज कांस्टेंट होगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन पहले रुकेगा और कौन पहले नहीं रुकेगा। आपको एक बात बता दूं, अपने दोस्त मित्र यारों से पूछिएगा, जो कहीं पढ़ते हो उनसे पूछिएगा कि बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। कॉन्सेप्ट सीखो भाई कि क्या है। भाई क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दे रखा है तो आंसर होगा, दोनों एक जगह एक साथ रुकेंगे। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग कांस्टेंट है, तो भैया हल्की चीज पहले रुकेगी। दोनों कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से घुसेड़ लो, ये दोनों कॉन्सेप्ट है। और इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग आंसर गलत लगा के आए थे। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन लिखने का इतना सिंपल सा तरीका है जिसके बारे में बच्चों हम बात कर रहे हैं। बोलिए भैया जी, किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए बढ़िया। ठीक है जी भैया जी, धन्यवाद भैया सूर्यांश। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। अब एक बात और मेरी समझिएगा, क्वेश्चन है टाइम टेकन टू स्टॉप। टाइम टेकन टू स्टॉप। टाइम टेकन टू स्टॉप। टाइम टेकन टू स्टॉप। रुकने में कितना समय लगेगा? रुकने में समय। दूरी पर ही क्वेश्चन आए हैं एनडीए में, समय पर कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन आप ये समझ लीजिए। हाँ जी वैष्णवी, ठीक है सर, मैथ्स और फिजिक्स में हम लेट सकते हैं इस हिसाब से सर। एक ट्रक और कंपेयर किया जाए तो वेलोसिटी रुकेगी तो ट्रक पहले रुकेगी ट्रेन के। अरे भैया ऐसा नहीं होता बेटा, एलटी बॉय बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन पहले रुकेगा बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। फिजिक्स जो बोलती है हम तो उसी को बता सकते हैं ना। अब लॉजिक वॉजिक हमें नहीं पता, ठीक है। सर कल प्रैक्टिस नहीं होगी तो सर कल प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस होगी बेटा, मतलब मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी, बाकी होगी। मैं तो कोई यूट्यूब पे क्लास रखूंगा, ठीक है। ठीक है चलो, ठीक है बस करते हैं, ठीक है। बात सुनो, तो अगर मैं बात लेकर चलूँ कि अब रुकने में समय कितना लगेगा, दूरी तो बता दी, अब समय कितना लगेगा। मेरे भाई समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो बहुत सारे फॉर्मुले हो सकते हैं, आप कोई सा ही फॉर्मुला लगाओ। मैं एक फॉर्मुला लगा सकता हूँ, डेल्टा पी बराबर होता है एफ इंटू टी। ये इम्पल्स आवेग का फॉर्मुला है, इम्पल्स का। और यहाँ से टी लिखेंगे तो ये आएगा डेल्टा पी बाय एफ। और मेरे भाई टी बराबर लिखना चाहोगे तो ये होगा एम इंटू यू अपॉन में एफ। तो टाइम का फॉर्मूला, रुकने में तय की गई दूरी का फॉर्मूला एम यू बाय एफ बार होता है, एम यू बाय एफ होता है। इतनी सिंपल सी बात है, एम यू बाय एफ होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो पूछ लेना, कोई दिक्कत तो कोई पूछ लेना। सर स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रक की ज्यादा है, कार जल्दी रुकेगी। हाँ जी भैया शिवम, बिल्कुल सही बात है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा है मतलब वो दूर जाकर रुक रही है, कार पहले रुकेगी। ठीक है जी, तो फॉर्मूला बन जाएगा टी बराबर होता है एम यू एफ एफ। इसको हम लिखते हैं एम यू एफ बाय एम इंटू ए। एम से एम कट जाएगा, यू अपॉन ए को लिख सकते हैं म्यू जी। टाइम का फॉर्मूला होगा यू अपॉन म्यू जी। आप फाइनल रिलेशन याद रखना। हम्म, 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 हम्म। चलिए, इस पे कोई क्वेश्चन अभी बना नहीं है, लेकिन बन जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आपने बीटेक के सिस्टम से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी हम याद तो कर ही चुके हैं। ठीक है जी, चलिए। सो क्वेश्चन फॉर होमवर्क, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके आपको होमवर्क देता हूँ। कल हम यही क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है जी। आप ट्राई करना, अगर आप पे हो जाए तो ठीक है। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखना। अ बॉडी ऑफ मास m and velocity u strikes to stationary mass, strikes to stationary mass, strikes to stationary mass, stationary mass, strikes to stationary mass, stationary mass m, दोनों का मास m है। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन they sticks and starts moving together, together with velocity
with velocity v, velocity v, stopped after covering distance s, विच इज करेक्ट। ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, आप अपने आप एक बार ट्राई करके देखना। फिर लेवल 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप ट्राई जरूर करें, एक बार प्रयास करें कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें कि आप पे क्वेश्चन होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन है एम यू स्क्वायर बराबर में 2fs बी, एम यू स्क्वायर बराबर में 4fs सी, एम यू स्क्वायर बराबर में एफ एस या डी, नन ऑफ दीज। एक वस्तु एम द्रव्यमान की वस्तु यू वेग से चलती हुई दूसरे स्थिर द्रव्यमान m से टकराती है और चिपक कर साथ v वेग से चलने लगती है। कुछ दूरी s चलकर रुक जाती है। इनमें से क्या सही होगा? तो हमें बता रहे हैं इनमें से क्या सही होगा। चलिए भैया जी आंसर बताइएगा। तो मैंने अभी तो न्यूमेरिकल अवॉइड किए हैं फिजिक्स में, बट अब हो जाते हैं बिकॉज यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सूर्यांश पांडे। भाई मेरा काम ही यही है कि मैं फिजिक्स में आप सबका इंटरेस्ट डेवलप करा सकूं, इंटरेस्ट पैदा कर सकूं। जब आपको फिजिक्स में आनंद नहीं आएगा तो मज़ा क्या आएगा? तो मेरा सिखाना ही वही है ना, मैं आपको रटवाने के लिए इसलिए थोड़ी ना आया हूँ यार। अगर नीरज सर लेकर आए हैं तो कुछ तो कारण होगा। चलिए, तो आपको इसका आंसर बताना है, आप इसको होमवर्क लिख लीजिए और आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर मंडे को कितना होगा और कितना नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको लिखकर चल सकते हैं, क्या ये बात आपको समझ आई? चले अगले पॉइंट पर, अगली चीज़ पर चलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट चैप्टर। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर मैं बस इसका ग्रेविटेशन कराऊंगा। ग्रेविटेशन के बाद यार ग्रेविटेशन जैसे स्टार्ट कराऊंगा ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो 12th भी स्टार्ट कराने के लिए मैंने बोला तो है, टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था। आइए जरा देखें साम्य अवस्था क्या होती है क्या नहीं होती है। तो साम्य अवस्था की चर्चा करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है क्या नहीं होता है। आइए चलिए चलते हैं इक्विलिब्रियम की स्थिति पर। ठीक है, व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज जीरो, जब किसी वस्तु पर लगने वाले आज आज आपकी सैटरडे को कुछ क्लासेस कम होती हैं क्या? मतलब सैटरडे को आप लोग की शायद क्लासेस वगैरह कुछ कम होती हैं मेरे ख्याल से। सर ऑप्टिक्स स्टार्ट कीजिए, ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा यार, ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, सब लॉजिक मतलब सब चलूंगा यार। मैंने कहा है मैं 20 तारीख तक सिलेबस करा दूंगा, तो क्यों परेशान हो? अभी तो बहुत दिन है यार, अभी तो 40 दिन बाकी हैं। 40 दिन में तो आराम से सिलेबस करा दूंगा। अभी तो 40 दिन हुए भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, सिलेबस हुए 40 दिन हो गए होंगे। हाँ 40 से थोड़े से कम ही दिन होंगे मेरे ख्याल से, 30-32 दिन हुए होंगे अभी कुल मिला के। बीच में मैंने कुछ छुट्टियां भी कर ली थी, 4-5 दिन की छुट्टियां मान लो। तो अभी तो मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ है ना, 1 महीने में हम लोग 5 चैप्टर कर चुके हैं। तो आप लोग अगले 5 चैप्टर क्या, अगले 6-7 चैप्टर करा दूंगा आराम से, 8 चैप्टर, और इतने चैप्टर बाकी रह गए हैं। तो जीके की नहीं होती है? अच्छा जीके की नहीं होती है बस, है ना? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का सदिश जोड़ शून्य होता है।
यानी किसी बॉडी पर कोई एफ नेट की वैल्यू जीरो हो, यानी कभी कोई बल ना लगे, यानी एफ नेट की वैल्यू जीरो हो, एफ नेट की वैल्यू जीरो हो, तो सारे के सबके सिलेबस हो जाएंगे, मतलब बाकी सबके सिलेबस टाइमली चल रहे हैं, प्रॉपर चल रहे हैं सबके सिलेबस? तो कुछ पता नहीं अभी तो, कभी नहीं। अच्छा, मतलब बाकी सबके सिलेबस सही टाइमली चल रहे हैं, तो करा देंगे 15 अगस्त तक सिलेबस। तो पहले मेरे पर क्वेश्चन नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। थैंक्स, थैंक्स, धन्यवाद मोहित शर्मा, थैंक यू। बस तुम्हारे इन सब के कमेंट्स की वजह से ना यार मेरे को बड़ा मतलब दिल खुश हो जाता है, कसम से बोलता हूँ। मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाओ, जैसे बाकी लोग भी हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा, कुछ लोग सोचते हैं बहुत प्रोफेशनल हो जाओ, बस सिलेबस कराने से उद्देश्य रखो, है ना, और जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस करा के एक नया बैच लॉन्च कर दो। बट आप लोग को देख के लगता है यार आप लोग का इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो यार आपको मैं मन करता हूँ कि मैं एनडीए का एक भी सवाल आपसे छूटने ना दूँ। अच्छा ठीक है, नए टॉपिक और नई एप्लीकेशन, मैं तो वो समझ नहीं आती। अच्छा अच्छा शिवम, ये अच्छा केमिस्ट्री नहीं हुई है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह सकते हैं, ठीक है। जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू भैया, धन्यवाद अनुष्का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, दिल से आपको धन्यवाद। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ कि क्या है, एफ नेट की वैल्यू जीरो है, तो अब आप ये समझिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि इस बॉडी पर यहाँ से F1 लग रहा है, यहाँ से F2 लग रहा है, यहाँ से F3 लग रहा है, यहाँ से F4 लग रहा है, लेकिन बॉडी तो फिर भी रेस्ट में है, तो सब फिर भी बॉडी रेस्ट में है, तो क्यों रेस्ट में है? तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सभी का वेक्टर सम कितना हो, जीरो हो जाए, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर प्लस में F4 वेक्टर, इन सभी का सम कितना हो जाए, जीरो हो जाए। और इन सभी के सम को जीरो होने का मतलब क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग कह के चलते हैं, हम इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था कहकर चलते हैं, इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था कहकर चलते हैं। बताइए क्या बात सहमत है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बस बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात। पहली बात, पहली बात, आपके पेपर में, आपके पेपर में क्या आएगा, में क्या आएगा, आपके पेपर में क्या आएगा बेटा, आपके पेपर में क्या आएगा, आपके पेपर में यू यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थैतिक ऊर्जा दी जाएगी, ये आपको दी जाएगी, और फोर्स यानी बल निकलवाया जाएगा, निकलवाया जाएगा, निकलवाया जाएगा। और कैसे निकालना होगा, तो एफ का करना होगा आपको डी यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और आगे की तरफ माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। अगर आपको कभी फिजिक्स में यू दिया जाता है और एफ निकालना है, तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी माइनस का डी यू बाई डी एक्स करके चलना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आवाज नहीं करूँ, ठीक है। आपकी वजह से फिजिक्स से प्यार हो गया, थैंक यू, धन्यवाद भैया जी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डीपी में दे दो राजा, मैं कल फिर वो आपसे बोल रहा हूँ, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, मंडे से वैसे भी कराऊंगा क्वेश्चंस, डीपीपी से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऐसे तो कोई भी बुक खरीद लो, जब तक क्वेश्चंस नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको यूट्यूब पे वैसे ही प्रैक्टिस करनी है अब आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा फोकस अभी इस टाइम पे करो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, तो कोशिश करो अपने सिलेबस को बेहतरीन तरीके से करो, आपको आगे चल के थ्योरी पढ़ने की ना जरूरत पड़े, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाओ अपनी जिंदगी में, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, अभी सबसे ज़्यादा जरूरत है, उस चीज़ को करने का कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन रोजाना करो, रोजाना 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन करते रहो, लेकिन स्पेसिफिक फोकस इस पर बात पे रहो कि रिवीजन आपका प्रॉपर चलता रहे। क्लासेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप ये समझ के चलो कि क्लासेस को मिस ही नहीं करना है कैसे भी करके। दूसरी बात, क्लासेस के साथ साथ में उनका रिवीजन करते रहो, आपको फिंगर टिप्स में सारे फॉर्मुले याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज़। सर मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है तो क्लास मिस हो गई, अच्छा बेटा ठीक है, कोई नहीं प्रशांत, बैकलॉग क्लियर कर लो, है ना, ठीक है। तो इतनी सी बात है। तो आपके पेपर की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहकर चलते हैं। क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसी को हम इक्विलिब्रियम कहकर चलते हैं। क्या कहते हैं इसे, इक्विलिब्रियम कहते हैं। बात समझ आ रही है? 2025 के ही पहले पेपर में क्वेश्चन आया था, जरा देखना। चलिए
तो वी हैव क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन आया था, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन इसी साल के पेपर में पूछा गया और कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में ऐसे कौन सा है जिसका आंसर देने में आपको दिक्कत होगा। सर मुझे बताओ कि कितना आंसर होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, श्रुति बेटा दूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, सर आपने बीटेक आईआईटी से किया? नहीं यार, मैंने एमटेक आईआईटी से किया है, बीटेक मेरा एनआईटी से है। आपकी वजह से क्वेश्चन होने लगे। थैंक यू वेरी मच मोहित बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये इस साल के 2025 के पेपर में पूछा गया था। आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगना है। इक्विलिब्रियम मतलब उस पर कोई बल ना लगे, यानी एफ नेट की वैल्यू जीरो हो। एफ नेट की वैल्यू जीरो कब होगी? जब सारे बल फोर्स कैंसिल कर जाए, यानी इस तरफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस वो इधर वाले फोर्स को कैंसिल कर दें। भाई कैंसिल नहीं करना है, एफ नेट ही तो जीरो करना है। और आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखो भैया कितना दो कौड़ी का क्वेश्चन है। भैया इस तरफ फोर्स कौन से लग रहे हैं? 10 और 15। इधर कितने लगे? 2F और 15। वस्तु किसमें होनी है बेटा? क्या है? शोनी फिगर रेस्ट, रेस्ट में। रेस्ट मतलब क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी क्या है? साम्यावस्था। तो बेटा अगर साम्यावस्था में वस्तु रखनी है, इसका मतलब दोनों तरफ का पेपर क्या? हाँ 2024 का, हाँ जी 2024 का पेपर है बिल्कुल। अगर मैं बात लेकर चलूं तो कितना होगा? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? राइट हैंड साइड के बराबर होगी। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होगी तो कितनी वैल्यू निकलेगी? तो इस तरफ कितना है? 25 है, इधर कितना है? 15 और 2 17 प्लस एफ, 17 प्लस एफ। आंसर निकाले तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर निकलेगा 8 न्यूटन। बताओ इस क्वेश्चन को करने में क्या तकलीफ है भाई? सिंपल सा तो क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर भी आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि पूछे जाते हैं, इसलिए एनडीए में ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हाँ ये मैंने आपको पढ़ाया होगा पहले जब फोर्स पढ़ा रहा हूँ तब ना। अब याद नहीं रहता ना, मैं कि कभी कभी इधर पे पढ़ा देता हूँ, कभी कभी उधर पढ़ा देता हूँ। सर आपको मराठी लैंग्वेज आती है क्या? मराठी नहीं यार, मराठी तो नहीं आती मुझे, फ्रेंच आती है। मुझे फ्रेंच आती है भाई। सर अभी तक जितने चैप्टर्स हुए हैं क्वेश्चन आ सकते हैं आपके में, अभी पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे करीब 6 से 7 क्वेश्चन की आप तैयारी कर चुके हो अभी तक। 6 से 7 क्वेश्चन की तैयारी आप कर चुके हो अभी तक। और अभी आपको मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आपके पेपर में अकेले चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी करना है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ऑप्टिक्स करना है, ऑप्टिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये मान के चलो कि अभी आपके में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर बाकी रह गए हैं। ठीक है, कुछ हो जाए फ्रेंच में, शायरी सुनाऊंगा आपको फ्रेंच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आयुष करा दिया तो कोई बात नहीं यार, ठीक है यार, हो जान दो, क्यों परेशान हो। ठीक है, टॉपिक तो ये भी रिलेटेड है ना, क्या मतलब। ठीक है, ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई मत परेशान हो। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगली बात। अच्छा जी, अनुष्का महाराष्ट्र से हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या हाल चाल भैया? आएंगे आप महाराष्ट्र? जल्दी आने का मन भी है, आते हैं कभी, आते हैं कभी मुंबई मुंबई। महाराष्ट्र में कहाँ से हूँ? ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने कहा इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था है। अब हम जानना चाहते हैं आखिर कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, यानी एफ नेट बराबर जीरो कहाँ पर होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म में कितने क्वेश्चन आते हैं? मैग्नेटिज्म में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कभी कभी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। तो एक्चुअल में क्या है यार, यूपीएससी पेपर कराता है ना, तो यूपीएससी यार धोखा बहुत देता है। जैसे इंग्लिश में धोखा दे देता है ना, हर बार नए क्वेश्चन 5, वैसे यार क्या करता है ना, मैग्नेटिज्म के टॉपिक से वो धोखा दे देता है। कभी पूछना होगा तो वो 2 क्वेश्चन डाल देगा, पूछना होगा 3 क्वेश्चन डाल देगा, कभी नहीं डालना होगा तो नहीं डालेगा। तो मैग्नेटिज्म वाला वैसा टॉपिक है, ऐसा वो ऑप्टिक्स के साथ भी करता है। बिल्कुल 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 आएंगे, हरदोई बिल्कुल आएंगे, यूपी कुशीनगर भी आएंगे। ठीक है, नागपुर, अच्छा जी ठीक है, अमरावती, हाँ सातपुर, ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल आएंगे यार। तो कितने प्रकार का इक्विलिब्रियम है? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हिंदी में कहते हैं इसको साम्यावस्था के प्रकार इक्विलिब्रियम, यानी साम्यावस्था के प्रकार के प्रकार। तो हमसे बोला गया साम्यावस्था के क्या प्रकार होंगे? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी साम्यावस्था के प्रकार हमें करके चलने हैं, कितने प्रकार के बनेंगे। ठीक है जी, उज्जैन तो जब चाहे तब आ जाओ यार, उज्जैन के तो, उज्जैन के आसपास के तो हम हैं ही यार, एमपी के तो हैं ही यार, भोपाल में तो रहते ही हैं। चलिए उज्जैन तो जब चाहे तब आ जाए यार, चलते फिरते। ठीक है, यूपी रायबरेली, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, बीटेक केमिकल से अच्छी होगी या सी? मेरे को पूरा दिख नहीं रहा कमेंट तुम्हारा, तो मुझसे सीएस पूछ रहे हो शायद, तो कंप्यूटर साइंस ज़्यादा अच्छी है। सर आप कितने, सर आपके कितने बेटे हैं? मैम को मैडम बोलते हैं फ्रेंच में। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है वैष्णवी, ठीक है बेटा। हाँ क्या कर रहा है? चलो ठीक है, तो अगर मैं बात लेकर चलूँ, रख दो सेकंड तो, अगर मैं बात लेकर चलूँ तो, ठीक है जयपुर राजस्थान, ओके ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये 3 लिख लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एंड कल। तो पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्थिर साम्यावस्था, इसको बोलते हैं स्थिर साम्यावस्था, साम्यावस्था। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
इसको बोलते हैं अस्थिर साम्यावस्था। साम्यावस्था। और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उदासीन साम्यावस्था। इसका जरूरत आपको पड़ेगा जब आप मैग्नेटिज्म चैप्टर भी पढ़ोगे, तब भी जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर का। तो 3 जगह पे हमें इसका जरूरत पड़ेगा और इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे 3 टॉपिक हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, सूर्यांश दिखा देंगे यार। ठीक है, बार बार तेजी से अचानक आ रही है, प्लीज़ चेक। ठीक है जी, माइक में थोड़ी सी इशू भी है कुछ, है ना। कल माइक भी चेंज करने जाना है मुझे मार्केट में। बिहार आऊँगा यार सर मैं, एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी की। अच्छा, क्या बात है भैया जी, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया सर। आसादपुर में सिर्फ मराठी चलती है, आएंगे तो मराठी ज़रूर सीखिएगा। ठीक है भैया जी, बिल्कुल सीखेंगे मराठी। ठीक है, ठीक है, मराठी सीखेंगे। ठीक है सर, लोग ताने मारते हैं, मारने तो ताने, ताने मारपीट से थोड़ी ना बंद करा सकते हो। ताने किससे मना करोगे, ताने किससे मना कर पाओगे। ताने बंद नहीं करवा सकते हो, बंद करवा सकते हो किससे, उनका मुंह बंद करा सकते हो, और वो है पढ़कर मुंह बंद करा सकते हो। जिसको जितने ताने मारने मारो, अब बंद करो गेट, पढ़ना स्टार्ट करो। जिस दिन सफलता होगी ताने बंद हो जाएंगे, जिस दिन आपकी असफलता होगी आपके तानों की संख्या और बढ़ जाएगी। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ किसी का मुंह बंद कराने का एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। मूवी देखिए ना, शादी में जरूर आना वाली, भाई साहब आईएएस ही बन जाओ, सब पीछे छोड़ दो, सबका मुंह बंद लाइन से, सब हाथ पैर जोड़े, आप इटा पर बिल्कुल आएंगे भैया जी। ठीक है, खुश रहिए। ठीक है भैया जी, ठीक है। घर वाले मारते हैं यार, घर वाले मारते हैं, इसका तो कोई इलाज नहीं है यार, है ना। घर वालों का मैं क्या इलाज दूं तुम लोगों को, मारते हैं पिटो यार, और क्या है। रेक्स पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सावन चौधरी, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन, आर वेरी गुड, योर थैंक्स एंड प्रोवाइडिंग इट सच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थैंक यू भैया, धन्यवाद। ठीक है, चलो भैया, सब लोग आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे राजा। तो बस आज के लिए रखते हैं बस इतना सा, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को मुलाकात होगी हमारी आपकी नेक्स्ट टर्न पर। भोजपुरी जानते हैं नहीं भैया, भोजपुरी नहीं जानते हैं। ठीक है, लखीमपुर कब आओगे, नहीं पता बेटा अब ऐसे थोड़ी ना पता है भैया जी, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तुम बुला रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है।